कहानी शुरू होती है इब्लीस नाम के एक जिनी से जो अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कैसे ऊपर वाले ने बिना धुएं की आग से जिनियों को बनाया था, मगर समय के साथ जिनी अपनी ताकतों पर इतना घमंड करने लगे कि खुद को सबसे ऊपर समझने लगे। उनकी इस गुस्ताखी की सजा देने के लिए ऊपर वाले ने फरिश्तों की फौज भेजी और उनके बीच 300 साल तक जंग चली। इस महायुद्ध में कई जिनी मारे गए, कुछ भाग गए और कुछ चालाक जिनी अपनी जान बचाने के लिए चिरागों में जा छुपे। फिर आया वो खास शुक्रवार का दिन जब ऊपर वाले ने मिट्टी से इंसान को बनाया और हुक्म दिया कि सभी जिनी और फरिश्ते इस नई रचना यानी इंसान के सामने सिर झुकाए। सभी जिनियों ने सिर झुका दिया सिवाय एक के, इब्लीस। उसका घमंड टूटा नहीं था। उसने साफ इनकार कर दिया, मैं आग से बना महान जिनी इस मिट्टी से बने इंसान से बेहतर हूँ। बस यही गुनाह उसकी बर्बादी का कारण बन गया। उसे स्वर्ग से निकालकर नर्क में फेंक दिया गया। लेकिन जाते जाते इब्लीस ने एक चुनौती दी, मैं साबित करूंगा कि यह इंसान कमजोर, लालची और खुदगर्ज है। जब वो नर्क से निकला तो इंसानों को गलत साबित करने में लग गया और यूं शुरू हुआ 3 इच्छाओं का खेल। सदियों तक जिसे भी वो जादुई चिराग मिला उसने 3 इच्छाएं मांगी, पैसा, ताकत, शोहरत। हर बार इब्लीस की बात सच साबित होती रही। लेकिन फिर एक दिन एक मासूम बच्ची ने चिराग पाया। उसने अपनी तीनों इच्छाएं दूसरों की भलाई के लिए मांग ली। इब्लीस हार गया। पहली बार कोई इंसान उसकी सोच से बड़ा निकला, लेकिन उसने उस भले इंसान के सामने भी सिर नहीं झुकाया, इसलिए उसे सजा मिली। उसे रेगिस्तान की गहराइयों में दफन कर दिया गया। लेकिन अब उसके दिल में एक और आग जल रही है। वो इंतजार कर रहा है जिस दिन कोई उसे आजाद करेगा। वो उस बच्ची को ढूंढेगा। वो साबित करेगा कि वो भी कहीं न कहीं स्वार्थी थी, क्योंकि उसकी एक नेकी की वजह से उसे सदियों की कैद मिली है। अगला सीन दुबई के एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में शुरू होता है। हमारी कहानी की हीरोइन यंग एक टेबल पर अकेली बैठी है और अपना ऑर्डर दे चुकी है। तभी एक औरत आकर उसके सामने बैठ जाती है। यह उसकी माँ है। तुम यहाँ आना बंद क्यों नहीं करती? माँ का पहला सवाल था। यहाँ एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। यंग की माँ ने उसे बचपन में ही उसकी नानी के पास छोड़ दिया था और परवरिश के लिए सिर्फ पैसे भेजती रही। लेकिन नानी ने वो सारे पैसे जमीन में गाड़ दिए थे और उनके ऊपर मिर्ची के पौधे उगा दिए थे। माँ ने यंग को पूरी तरह छोड़ दिया था और अब उसकी अपनी नई फैमिली थी। माँ की नजर यंग के हाथों पर पड़ती है जहाँ कई सारे निशान थे। ये कैसे हुए? तुम दुबई कैसे पहुँची? माँ ने अगला सवाल किया। यंग बताना शुरू करती है, आपकी बहन है ना, उसकी मदद से मैं यहाँ आई। फिर अचानक वो उन निशानों की कहानी भी बता देती है। बचपन में मेरी टीचर ने नानी से कहा था, इस बच्ची में कोई इमोशन नहीं है, सिर्फ गुस्सा है। ये बस मारना पीटना जानती थी। बायोलॉजी क्लास में जब मेंढक काटते थे ना, मुझे बहुत मजा आता था, इसलिए उसकी नानी ने उसे एक मेंढक काटने को दिया। जैसे ही उसमें मेंढक काटा, नानी ने भी उसका हाथ काट दिया। जब उसे दर्द हुआ तो उसने नानी का गला पकड़ लिया। नानी ने भी उसका गला पकड़ लिया। जब यंग को दर्द हुआ तो नानी ने समझाया, दूसरों में भी जान होती है, उन्हें भी दर्द होता है, जैसे अभी तुम्हें हो रहा है। तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। और उसके बाद से यंग ने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाया। अपनी वजह से मेरी नानी ने कई तकलीफें झेली हैं। अगली बार वो तुम्हारी वजह से रोई तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। बस अपनी माँ से इतना कहने वो दुबई आई थी। अब जब वह आ ही गई है तो उसने सोचा कि घूम ही लिया जाए। वो रेगिस्तान घूमने निकल जाती है। तभी वहाँ रेत का एक बवंडर आता है। सभी लोग मजाक में कह रहे थे कि यह बवंडर जिनी के होने का इशारा है और कहते हैं वो डांस कर रहा है। उसके बाद सब दूसरी तरफ चले जाते हैं, पर वह उस बवंडर में चली जाती है। घूमते घूमते वो किसी चीज से टकराकर गिर पड़ती है। वो देखती है कि यह तो एक चिराग है और उसी पर अपना गुस्सा निकालने लगती है। तभी चिराग चमकता है, एक तूफान आता है और लड़की के सामने जिनी आ खड़ा होता है। इब्लीस तुरंत पहचान लेता है कि ये वही छोटी लड़की है, पर ये उसका दूसरा जन्म है। जिनी अपने बारे में बता ही रहा होता है कि अपने ही बालों में उलझकर गिर जाता है। यंग उसे नमूना बोलकर वहाँ से निकल जाती है। जब वह अपने अपार्टमेंट पहुँचती है तो जिनी पहले से ही सोफे पर अपने बाल चारों तरफ फैलाए बैठा हुआ था। लड़की चिल्लाकर उसे भगाने लगती है, निकल जाओ मेरे घर से। लेकिन वो जिनी तो फेविक्विक की तरह चिपक जाता है और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि कैसे वो 983 साल तक उसकी वजह से चिराग में फंसा रहा। उसने 600 साल सिर्फ उसी के बारे में सोचते हुए बिताए हैं। फिर उसने अपने बालों और आंसू से एक ब्लैक पैंथर बनाया जो इंसान भी बन सकता है। उसका नाम शहीद था। उसे इसलिए बनाया था ताकि वह पता लगा सके कि यंग का पुनर्जन्म हुआ है या नहीं। उस गुलाम ने बताया कि उसने हर युग में जन्म लिया, लेकिन हर बार किसी की मदद करते करते मर गई। लेकिन जब जिनी को चिराग में 900 साल बीत गए तो वह अंदर बोर हो गया और चिराग में झटपटाने लगा। आखिर में उसने भगवान से एक मौका मांगा और भगवान ने उस पर तरस खाकर उसे एक मौका दे दिया, लेकिन एक शर्त रखी, अगर वह उनके बनाए किसी भी अच्छे इंसान के सामने सिर झुकाता है तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। और देखो वो तुम निकली। यंग कहती है, वो सब तो ठीक है और तुम्हारी कहानी भी अच्छी है, लेकिन तुम मुझसे चाहते क्या हो? असल में जिनी ने अभी तक अपना असली मुद्दा बताया ही नहीं था कि वह 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता
है। बस मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता, वह बाकी कुछ भी कर सकता है। लेकिन यंग उसे छुरी दिखाकर वहाँ से निकल जाने को कहती है। जिनी उसे बहकाने की कोशिश करता है, कुछ लालच में आकर विष मांग ले और भगवान को गलत साबित कर दे, पर यंग कोई विष नहीं मांगती। बाजार में जिनी से बात करते वक्त लोग पूछते हैं वो किससे बात कर रही है। तब पता चलता है जिनी सिर्फ यंग को दिख रहा है। अब उसे यकीन होता है ये असली जिनी है, पर यंग की कोई ख्वाहिश थी ही नहीं, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो करती ये है कि वो चिराग समंदर में फेंक देती है, पर वो वापस आ जाता है। चिराग बाजार में बेचने निकल जाती है, लेकिन जिनी फिर भी पीछा नहीं छोड़ता। बोलता है तुम मेरी मालिक हो, पीछा नहीं छोड़ूंगा। यंग ठीक है, उड़ सकते हो। जिनी बिना बोले उसे पकड़कर आसमान में उड़ा ले जाता है। एक बिल्डिंग पर लैंड करते हैं। यंग जोर से चिल्लाकर भड़ास निकालती है, फिर जिनी से कहती है जो करूंगी नानी को मत बताना। उसके बाद सीधा जिनी को नीचे धकेल देती है। जिनी सीधा नीचे जा गिरता है। जिनी वापस आकर कहता है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह सीधा यंग का गला ही पकड़ लेता, लेकिन यंग साइको की तरह हंसने लगती है। मार दो मुझे मौत से डर नहीं लगता। जिनी सच में उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता, लेकिन गिरते वक्त भी वो हंसती रहती है। जिनी दोबारा उसे पकड़ लेता है और कहता है ऐसा दोबारा किया तो मैं सारे इंसानों को मार दूंगा। अब यंग सीधे कोरिया में अपनी नानी के पास आती है। वहाँ उसकी नानी और उनकी सहेलियां इब्लीस को देखकर सोचती हैं कि कहीं यंग ने दुबई जाकर इस लड़के से शादी तो नहीं कर ली। यंग उसे साइड में ले जाती है और फावड़ा उठाकर मारने लगती है कि वो उसके साथ यहाँ कैसे आ गया। नानी आती है और कहती है तुम किसे मार रही हो। अब यहाँ यंग को और हमें पता चलता है कि इब्लीस जब चाहे किसी के सामने आ सकता है और जब चाहे गायब हो सकता है। नानी उसे घड़ी की आवाज सुनने को कहती है। दरअसल यंग को बचपन से ही बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, तो वो गुस्से के वक्त घड़ी की आवाज से उसे कंट्रोल करती थी। नानी ने उसे अच्छे से पढ़ाया और यंग बेस्ड यूनिवर्सिटी से पास हुई। वहीं जब नानी इब्लीस से उसकी पढ़ाई की डिग्री के बारे में पूछती है तो वो वहाँ से भाग निकलता है। अब वह अपने गुलाम शहीद से मिलता है, जहाँ उसे सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। दूसरी ओर यंग अपनी बेस्ट फ्रेंड किमजी से मिलती है और जिन्न के बारे में सब कुछ बताती है, पर वो जिन्न है ये नहीं बताती। किमजी सीधा इब्लीस से दूर रहने को कहती है। अब इब्लीस दो दादी को बात करते सुनता है कि कैसे पूरे गांव ने यंग को पाला है। बचपन में यंग के हाथ हथियार आता तो वो किसी को मारने निकल पड़ती थी, और जब भी कोई उसे देखता तो उसे प्यार से रहना सिखाता था। इस तरह वो बड़ी हुई है। सब जानने के बाद इब्लीस यंग के साथ मार्केट जाता है, जहाँ रास्ते में उसे सरपंच और उनके दोस्त मिल जाते हैं। इब्लीस सरपंच से नाक मिलाकर हेलो करता है। अब एक बार तो शहीद इब्लीस को बियर का मजा दिलाता है। उसे पीते ही लाइफ झिंगा लाला लगने लगती है। वहीं कई बच्चे वीडियो गेम खेल रहे थे, अब वो भी उनके साथ जुड़कर रात दिन गेम खेलता है, और जब उसके गेम के पैसे खत्म हो जाते हैं तो यंग से मांगता है, पर वो उसे मारने को दौड़ पड़ती है और तो और कार से धक्का देती है। उसे भी यकीन हो जाता है कि ये लड़की एक साइकोपाथ है। शहीद जब इंटरनेट पर साइकोपाथ्स के वीडियो दिखाता है तो इब्लिस भी डर जाता है। वीडियो देखने के बाद अब वो यह जानना चाहता था कि यंग में रहम है या नहीं। यंग अपने गैराज में थी, तभी इब्लिस आकर सीधे आग लगा देता है। इब्लिस उसके सामने कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहा था। यंग सीधा फिर से इब्लिस को मारना शुरू कर देती है। तभी फायर ब्रिगेड वाले आ जाते हैं, पर तब तक आग बुझ चुकी थी। जल्दी से चिराग में जाता है और शहीद से कहता है, ये लड़की तो शैतान की माँ है। चलो अच्छा है, उसे किसी की परवाह नहीं। मैं जल्दी ही उसे गलत साबित कर दूंगा और उसे जान से मार दूंगा। यंग का जीवन एकदम घड़ी की सुई जैसा चलता है। उसकी हर चीज का एक फिक्स टाइम है। खास बात ये कि बुधवार का दिन आते ही वो एक ही जगह खाना खाने पहुंच जाती है, कभी इधर उधर नहीं जाती। मिंजी जैसे ही पानी भरने गई, वेंडिंग मशीन से इब्लिस निकल आया। उसने खुशी से बोला कि यंग की दुकान का सारा काम निपटा दिया है। तभी यंग को समझ आया कि ये जनाब तो बाकियों को दिख ही नहीं रहे, बस उसे ही नजर आ रहे हैं। यंग ने सोच समझकर इब्लिस को एक बालों का क्लिप थमाया। बोली, जब ये लगाओगे तो मुझे सिग्नल मिल जाएगा कि तुम मेरे अलावा किसी को नहीं दिख रहे, वरना मैं हवा से बातें करती दिखूंगी और सब मुझे सन की कहेंगे। इब्लिस ने मजाक में पूछा कि शायद क्लिप पहनना ही पहली ख्वाहिश है। अब यंग बोली, मेरी असल पहली ख्वाहिश ये है कि यहाँ से जो पहले 5 लोग पार होंगे, उनमें से 3 के बारे में साबित करो कि वो स्वार्थी और गलत इंसान है। वेल, इस बार भी यंग ने अपनी विश इनडायरेक्टली दूसरों के लिए ही मांगी थी, जो एक अच्छी विश थी। उसकी ये इच्छा पूरी होती है। पहली शिकार थी सुपरमार्केट में काम करने वाली एक परेशान औरत। दूसरी होती है बैंक में काम करने वाली यंग की पुरानी क्लासमेट। तीसरे नंबर पर एक प्यारा सा कुत्ता होता है। चौथे नंबर पर उस रेस्टोरेंट का वारिस आता है जहाँ यंग हर बुधवार को खाना खाती है। और आखिरी नंबर पर होता है एक यूट्यूबर जो अपनी वाइफ के साथ रहता है। इन सभी में से 3 को भ्रष्ट इंसान साबित करना था। इब्लिस परेशान हो जाता है
ये सोचकर कि कहीं वो गलत साबित ना हो जाए। मन की शांति के लिए वो जादुई कालीन लेता है, नानी जी का खाना छीनता है और उड़कर मजे से खाने लगता है। तभी उसे फाइटर प्लेन घेर लेते हैं और उसे वहाँ से भी भागना पड़ता है। आसमान में उड़ने की खबर न्यूज पर आ चुकी थी। यंग उसे धमकाती है, ऐसा दोबारा किया तो सर फोड़ दूंगी। यंग के खतरनाक बर्ताव से डरकर इब्लिस पास्ट में पता करने जाता है कि यंग पिछले जन्म में कैसी थी। उसे पता चलता है कि पिछले कई जन्म में उसका बढ़ता स्वीट और अच्छा था, जो सिर्फ दूसरों की भलाई ही किया करती थी। लेकिन इस जन्म में वो खतरनाक है। जिनी वापस आकर यंग को बताता है कि उन 5 लोगों को चिराग तभी दिखेगा जब उनके मन में ख्वाहिशें बढ़ने लगेंगी। यंग कहती है, मुझे कैसे पता चलेगा कि उनकी ख्वाहिश पूरी हो रही है या नहीं? अगर तुमने मुझसे झूठ कहा तो? इस पर जिनी उसे एक बिल्डिंग पर लेकर जाता है और कहता है, यहाँ पर सच लिखने वाली कलम मिलेगी। तभी बिल्डिंग का मालिक आता है, जो मौत का फरिश्ता इजराइल इब्लिस का भाई है। उसके आते ही इब्लिस यंग को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है और जोर से कहता है, एक पंख तोड़ लेना। जैसे ही यंग गिरती है, उसे बचाने के लिए इजराइल कूद पड़ता है और अपने पंख निकालकर उसे बचाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर यंग उसका एक पंख तोड़कर वहाँ से भाग निकलती है। इजराइल इब्लिस से कहता है कि तुम चिराग से बाहर आ ही गए, अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जिस दिन मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। इजराइल छत पर जाता है और नीचे इब्लिस को देखता है, पर इब्लिस सीधा उड़कर उसके पास नहीं जाता, बल्कि उसकी बिल्डिंग में हर फ्लोर पर छेद करते हुए उसका नुकसान करता है और तीखी बातें बोलता है। अब यंग उस पंख को टेस्ट करती है। जब भी वो उससे झूठी बातें लिखती है, वो अपने आप सही हो जाती है और यही थी उस पंख की ताकत। वही औरत जो सुपरमार्केट में काम करती थी, उसकी मैनेजर उसके पहनावे और लुक्स के लिए उस पर चिल्लाती है। जब वो शॉप में काम करते हुए बक्सों के बीच सफाई कर रही थी, तभी उसे चिराग मिलता है। चिराग साफ करते ही जिनी आता है और 3 ख्वाहिशें पूरी करने का वादा करता है। उस औरत की पहली विश में वो उस शॉप की मैनेजर बन जाती है। उसके दोस्त और साथी सभी हैरान थे कि ये कैसे हुआ। अब वो उस पुरानी मैनेजर की जोरदार बेइज्जती करती है। वहीं ये दोनों यंग और इब्लिस भी टपक आते हैं। इब्लिस कहता है, देखा इंसान की फितरत। यंग कहती है, किसी का पता नहीं, पर मेरी दोस्त मिंजी बहुत अच्छी है। फ्लैशबैक में जब वो बच्ची थी, स्कूल में लड़कियां मिंजी को बुली किया करती थीं। तब यंग ने उन लड़कियों पर केरोसिन तेल डालकर उन्हें जलाने की धमकी दी और कहा, अगली बार से मिंजी को परेशान किया तो सबको मार दूंगी। उसके बाद से किसी ने उसे परेशान नहीं किया और यहीं से दोनों की दोस्ती हो गई। मिंजी बहुत मासूम थी और पढ़ाई में कमजोर भी। यंग अपनी इकलौती दोस्त का हर काम में साथ देती है। प्रेजेंट टाइम में इजराइल की सेवक उसे यंग की पहली ख्वाहिश के बारे में बताती है। वहीं दूसरी ओर इब्लिस सिर्फ वीडियो गेम का आशिक बन चुका था। तभी वहाँ शहीद आता है। जिनी उसे यंग के रूटीन के बारे में पता करने को कहता है। शहीद उसके साथ काम करके पता लगाता है कि यंग महीने की 4 तारीख को स्कूबा डाइविंग, 14 को हाइकिंग, 24 को लकड़ी की वर्कशॉप जाती है और हर बुधवार को घमसा तंग खाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो अपनी नानी और खुद के लिए ताबूत भी बना रही है, यानी जब उसकी नानी मर जाएगी तो वो खुद को भी मार लेगी, जो कि जिनी को मंजूर नहीं था। उसे यंग से बदला जो लेना था। अब वो यंग को जिंदा रखने के लिए उसकी नानी की सेवा करे जिंदा रखता है, खाना भी बनाता है, नानी की जगह खेत में घास भी काटता है। ये सीन सच में बहुत अच्छा होता है। अब यंग इब्लिस को लेकर डिनर पर जाती है। इब्लिस उससे उसकी दूसरी विश पूछता है, पर वो सिर्फ एक ऊंचे टावर को घूरती रहती है। यहाँ इब्लिस उससे वादा लेता है कि दोबारा धोखा मत देना और दोनों अब टावर पर उतरते हैं। माहौल और खूबसूरत हो जाता है जब जिनी सारी लाइटें बुझाकर चांद तारे दिखाने लगता है। तभी यंग को मिंजी की बात याद आती है। जब भी कोई मर्द चांद तारों की बात करे तो समझ लेना वो किस करना चाहता है। यंग यहाँ बिना टाइम गंवाए उसे किस कर देती है, पर मैडम को अंदर से कुछ फील ही नहीं होता। लेकिन इब्लिस भैया को तो कुछ समझ ही नहीं आता। उसने ऐसा सोचा भी नहीं था और उसे वो किस जरूर फील होता है और वो भी आगे बढ़कर उसे जोरदार किस कर देता है। और इस बार यंग को इस किस से कुछ तो फील जरूर होता है। बाद में वो टावर के कैमरे को हैक करके अपनी किस वाली वीडियो सेव भी कर लेता है। अगली सुबह वो फिर से इब्लिस को किस करने के लिए परेशान करने लगता है। यंग किस करना तो चाहती है, पर हमारा हीरो इब्लिस किस के नाम से ही छटपटाकर दूर भागने लगता है। आखिरकार वो कहता है, देखो पहली किस तो बस हो गई थी, लेकिन दूसरी किस के लिए एक खास माहौल चाहिए, जैसे कि बारिश और थोड़ी शराब। तभी सीन बदलता है और हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो एक हवेली में अभी शिफ्ट हुई है। उधर जब हीरो किसके लिए माहौल बनाने की बात करता है तो सहित कहता है, अपने तो 1000 साल से अपने दांत भी साफ नहीं किए, कितनी बदबू आती होगी। ये सुनते ही वो तुरंत क्लिनिक जाकर अपने दांत साफ करवाता है, लेकिन पैसे न होने की वजह से क्लिनिक वाले उसे पकड़ लेते हैं और ये क्लिनिक किसी और का नहीं बल्कि मिंजी का होता है। अब मिंजी और इब्लिस, जिन्होंने अब तक सिर्फ एक दूसरे के बारे में सुना था, पहली बार आमने सामने मिलते हैं। वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन मिंजी उसे पकड़कर सीधे यंग के पास ले जाती है
और चेतावनी देती है, ये तेरे नाम पर क्या क्या कर रहा है, इससे दूर रह वरना ये तेरे सारे पैसे खा जाएगा। इस बात पर यंग गुस्से में इब्लिश को पिटकर उसका आंख सुझा देती है। दूसरी तरफ गांव में एक मेला लगा होता है जहां एक चोर इब्लिस का कीमती क्लिप चुरा लेता है। चोर की गैंग और एक दूसरी गैंग के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी इब्लिस बीच में आकर अपना क्लिप उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सारे गुंडे उसी पर टूट पड़ते हैं। पर वो बस एक छुटकी बजाता है और सबके चाकू तलवार फूलों में बदल जाते हैं। उसी रात इजराइल यंग के पास जाता है और खुलासा करता है कि वो भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता है। वो यंग को बता देता है, अगर इब्लिस ने किसी भी इंसान के सामने अपना सिर झुकाया तो मैं उसका सर काट दूंगा। ये सुनते ही यंग उसे वहाँ से भगा देती है। इस सबसे बेखबर इब्लिस अपने छोटे दोस्त के साथ गेम खेल रहा होता है। तभी मंजी उसे डिनर पर ले जाकर धमकाती है, अगर तुमने यंग को परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर दोनों बियर पीकर नशे में हंसने लगते हैं। तभी पीछे से यंग आ जाती है और ये देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। मंजी नशे में थी, इसलिए यंग उसे अपने साथ घर ले जाती है, लेकिन बेचारा इब्लिस। रेस्टोरेंट की मालकिन उसे बिल के पैसे के लिए पकड़ लेती है और पैसे न दे पाने पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। जब यंग उसे छुड़ाकर बाहर लाती है तो पूछती है, तुमने अपनी बेल के लिए अपने भाई इजराइल को क्यों नहीं बुलाया? तब इब्लिस बताता है कि वो मेरा भाई तो है, लेकिन हम दोनों की बनती नहीं। फिर वो यंग को फरिश्तों और जीनी के बीच हुई 300 साल तक चली लड़ाई की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि उस लड़ाई में जो जीनी भाई बचे थे वो कहाँ हैं उसे खुद नहीं पता, पर उसे यकीन है कि वो सपनों में, फूलों की वादियों में या कहीं बारिश करते हुए मिलेंगे। बारिश का नाम सुनते ही यंग उस जीनी भाई को ढूंढने के लिए कहती है। आखिर उसे अपनी दूसरी किस के लिए माहौल जो बनाना था, पर जीनी ये सुनते ही वहाँ से भाग निकलता है। अब कहानी का फोकस जाता है किम पर। मैनेजर बनने के बाद किम इतनी घमंडी हो गई थी कि सुपरमार्केट में कोई भी वर्कर उसकी इज्जत नहीं करता था। अपनी इसी परेशानी को दूर करने के लिए वो जिनी को बुलाती है और अपनी दूसरी विश मांगती है। वो कहती है, मुझे 20 साल पहले ले चलो ताकि मैं शुरू से ही इस सुपरमार्केट की मैनेजर बनूं और सब मेरी इज्जत करें। जिनी उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर देता है। पास्ट में पहुंचकर इब्लिस की मुलाकात यंग से होती है, लेकिन यंग की नानी ने उसे किसी भी अजनबी से बात करने के लिए मना किया था, इसलिए वो डरकर एक पत्थर उठाए और सीधा इब्लिस के सिर पर दे मारती है। अब वापस आते हैं आज के यानी प्रेजेंट के टाइम में। यहाँ यंग से उसका एक पुराना दोस्त मिलने आया था, लेकिन दोस्त से बात करते हुए भी उसके दिमाग में बस इब्लिस का ही ख्याल घूम रहा था। अचानक रात में जोरों की बारिश होने लगती है। बारिश देखते ही यंग को अपनी किस वाली बात याद आ जाती है। वो फौरन भागकर शराब खरीदती है और इब्लिस को ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता और थोड़ी देर में बारिश भी रुक जाती है। इस बात पर यंग का दिमाग खराब हो जाता है और जैसे ही इब्लिस उसके सामने आता है वो उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी सीन में एक कुत्ता आता है जो उन 5 लोगों की लिस्ट में शामिल था जिनकी विश पूरी होनी थी। शहीद कुत्तों की भाषा में उससे उसकी ख्वाहिश पूछता है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो कुत्ता एक हैंडसम आदमी बन चुका है, पर उसकी हरकतें अभी भी कुत्तों वाली ही हैं। उधर यंग जब अपने काम में बिजी थी तभी उसे अपनी नानी का कॉल आता है। बातों बातों में उसे पता चलता है कि इजराइल के पंख से लिखी गई सच्ची बातों वाली उस किताब को कोई भी इंसान पढ़ सकता है। ये एक बहुत बड़ा राज था, इसलिए जिनी उसे आइडिया देता है कि उस किताब को फौरन चिराग के अंदर छुपा देना चाहिए। जब यंग पूछती है कि चिराग के अंदर कौन कौन जा सकता है तो जिनी बताता है, इजराइल, उसकी सेवा करने वाला शाहिद, मैं और मेरे साथ तुम जा सकती हो। यंग जैसे ही चिराग के अंदर जाती है उसे वहाँ सिर्फ एक फर्नीचर दिखता है। वो कहती है, ये जगह तो बहुत खाली है, और फिर वो वहाँ टेबल चेयर लाकर उस जगह को कम से कम रहने लायक बनाती है। अब बात करते हैं किम की। उसकी सुई तो अब भी सुपरमार्केट पर ही अटकी हुई थी। उसे ये ख्याल ही नहीं आया कि वो अपनी विश से और भी बहुत कुछ मांग सकती थी। यहाँ जिनी इंसानों को नीचा दिखाने लगता है, जिससे यंग को बहुत गुस्सा आता है और वो जिनी को मारने दौड़ पड़ती है। दोनों की लड़ाई की आवाज नानी के कानों तक पहुँच जाती है। नानी गुस्से में चिराग उठाकर जोर से फेंक देती है, जिससे चिराग के अंदर तबाही मच जाती है और दोनों एक दूसरे के गले पड़ जाते हैं। तभी उन्हें बारिश की आवाज सुनाई देती है। किसका ख्याल आते ही जैसे ही दोनों शराब लेने के लिए बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि नानी फूट फूट कर रो रही हैं, क्योंकि उनके एक पुराने दोस्त की मौत हो गई थी। फ्यूनरल में सबको रोता देखकर यंग को बहुत अजीब लगता है। वो अपनी नानी की बात सुनती है जो कह रही थी, मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे मैं और बूढ़ी होंगी मैं यंग पर बोझ नहीं बनना चाहती। ये बात यंग के दिल को छू जाती है। आखिर में वो इब्लिस के पास जाती है और अपनी दूसरी ख्वाहिश मांग लेती है। वो कहती है, मेरी दूसरी विश है कि तुम मेरी नानी को मेरी ही उम्र की एक जवान लड़की बना दो। यंग ने यह विश 72 घंटे बाद पूरी करने को कहा। फिर उसने अपनी नानी को हांगकांग की टिकट दिखाई और कहा, अब हम हांगकांग जा रहे हैं। नानी अपनी सारी सहेलियों को यह बताकर जलाती हैं कि वह अपनी नातिन के साथ घूमने हांगकांग जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर सुपरमार्केट वाली मैनेजर अब भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं थी। अब उसकी बेटी, जो पहले उसकी हर बात मानती
थी, उसकी एक भी बात नहीं सुनती थी। यहाँ तक कि वह पढ़ाई छोड़कर आवारा लड़कों के साथ घूमती फिरती और अपनी माँ की एक बात नहीं मानती थी। जिनी सामने आता है और कहता है, अगर तुम चाहो तो आखिरी ख्वाहिश में सब ठीक कर सकती हो, लेकिन वह अपनी पुरानी जिंदगी नहीं जीना चाहती। दूसरी ओर यंग 72 घंटे पूरे होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही 72 घंटे पूरे होते हैं, उसकी नानी जवान हो जाती हैं। अचानक वह शीशे में खुद को देखती हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि यह कौन है। वह खुद को पहचान नहीं पाती और जब समझ में आता है कि वह तो जवान हो गई हैं, तो बेहोश हो जाती हैं। होश आने पर यंग उसे बताती है कि इस इब्लीस ने आपको जवान किया है, यह एक असली जिनी है। इजराइल की सेवक उसे बताती है कि यंग ने अपनी दूसरी ख्वाहिश भी अपनी नानी के लिए मांग ली है, जो कि एक और नेक ख्वाहिश है। इजराइल सीधा इब्लीस के पास जाता है और कहता है, इस जमाने में ये सब क्या कर रहे हो? बूढ़े को जवान, कुत्ते को आदमी, ये सारी चीजें इस जमाने में बहुत खतरनाक हो सकती हैं। तभी इंसान बने कुत्ते की आवाज आती है। वो जिनी के पास जाता है और कहता है, मैं इंसान तो बन गया, पर मेरी हरकतें अभी भी कुत्ते जैसी हैं। मैं अपने पापा को ढूंढना चाहता हूँ। जिनी इस बार उसकी दूसरी ख्वाहिश में उसे मालदार बना देता है और इंसानों जैसी चाल ढाल दे देता है। वह अपने पापा को ढूंढते हुए एक जगह पहुँचता है और उन लोगों से मिलता है जो पहले कुत्तों को मारते थे। वह सीधा उन्हें काट लेता है और फिर पैसे देकर इलाज कराने को बोलता है। वहीं नानी बाहर घूमने निकलती हैं, जो अपनी जवानी से बहुत खुश थीं। तभी यंग आती है और उन्हें साथ चलने को कहती है, तो वो भाग निकलती हैं। एक गाड़ी उन्हें ठोकने वाली होती है, पर नानी जी सीधा उड़ जाती हैं और अब नानी बहुत सारी शॉपिंग भी करती हैं। इन सारे बवाल के बीच इब्लीस आकर खाना मांगता है, पर यंग उसे डांट कर भगा देती है। बेचारा एक बेंच पर जा बैठता है। तभी कई सारे लोग लाइन से उसके साथ बैठ जाते हैं। एक आदमी आता है जो खेतों में काम करने के लिए सभी को ले जाता है और वह भी साथ चला जाता है। वहाँ पत्ता गोभी काटने के बाद उसे अच्छा खाना और यहाँ तक कि पैसे भी मिलते हैं। वह खुशी के मारे अगले दिन दोबारा उसी लाइन में बैठ जाता है। वहीं अब बारी आती है अगले शिकार की, यानी वही गाड़ी वाले सोंगथे की। वह एक अंधेरे रास्ते में एक हिरण को ठोक देता है। वह सोचता है कि उसे पूरी तरह मार दे और गाड़ी से लोहे की रॉड लेने जाता है। तभी उसे वहाँ चिराग मिलता है। वह उसे हल्का सा घिसकर फेंक देता है और तभी जिनी उसके सामने आ जाता है। मैं जिनी हूँ, वह कहता है, लेकिन यह आदमी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अगर यकीन दिलाना है तो मेरी इच्छा पूरी कर इस जानवर को जिंदा करके दिखा। और 1 सेकंड में वह जानवर उठकर भाग जाता है। तब आदमी को यकीन होता है कि यह जिनी है और वह उसे गालियां देने लगता है, मेरी एक विश बर्बाद कर दी। जिनी को गुस्सा आता है और वह उसे पटक देता है, इंसान, मैं तेरा गुलाम नहीं, तमीज से विश तो बोल। जब वह आदमी दोबारा चिराग लेने जाता है तो चिराग वहाँ नहीं होता, यानी अब वह दूसरी विश नहीं मांग सकता। अब हम एक और शिकार को देखते हैं, वही यूट्यूबर को। उनके यूट्यूब वीडियो ज्यादा वायरल नहीं हो रहे थे, जिससे दोनों मियाँ बीवी परेशान थे। अब हम यंग के उस दोस्त को देखते हैं जो उससे मिलने आया था। उसके पास यंग की कई तस्वीरें थीं। यंग की क्लासमेट जब बर्तन धोती है तो उसे चिराग मिलता है और साफ करने पर जिनी आ जाता है। पर यह लड़की एक बार में ही जिनी पर यकीन कर लेती है और अपनी पहली विश में यंग के सारे पैसे अपने बैंक अकाउंट में मांग लेती है। वह यंग की लाइफस्टाइल और पैसों से जलती थी। जैसे ही पैसे खाते में आ जाते हैं, वह दूसरी विश अभी नहीं मांगती है। इब्लीस यंग के पास जाकर कहता है, देखा इंसान कितने खुदगर्ज होते हैं, आखिर में उसने तुम्हारे सारे पैसे मांग लिए। पर वह कहती है, कोई बात नहीं। तभी यंग वो घड़ी देखती है जो चिराग में हमेशा रखी रहती थी। जिनी बताता है, यह कोई घड़ी नहीं, ये तुम्हारे पिछले जन्म का अवशेष है। जैसे ही वह उसे टच करती है, पिछले जन्म की कुछ चीजें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। उसे समझ में आता है कि यह सब तो उसने अपने सपने में देखा था। इसके बाद अगली सुबह यंग का वही दोस्त अपने बेटे के साथ कार ठीक करने आया होता है। तभी शहीद नानी के बारे में कुछ बताता है और यंग दौड़ पड़ती है। यहाँ पर छोटा लड़का खालिद शहीद की परछाई देख लेता है, जो कि एक ब्लैक पैंथर की थी। जब यंग अपनी नानी को इंजी के साथ जिंदगी एंजॉय करते हुए देखती है तो उसे थोड़ी सी जलन होती है। इब्लीस दोबारा गेम खेल रहा था। तभी इजराइल आता है और कहता है, तुमने मेरे सारे पैसे उस कुत्ते को दे दिए। यहाँ दोनों के बीच मार पिटाई शुरू हो जाती है, लेकिन कोई हारता जीतता नहीं। रात में इजराइल यंग के पास जाकर कहता है, तुम्हें पता है वह तुम्हें क्यों मारना चाहता है? यंग बता देती है, मैंने उसे चिराग में कैद करवाया था इसलिए। वह आगे कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हारी तीसरी विश से पहले तुम्हें बता दूं कि पिछले जन्म में तुम कैसे मरी थी। मेरे साथ चलो। लेकिन यंग फावड़ा उठाकर उसका सिर फोड़ देती है। वहीं अगले दिन सभी लोग उसकी नानी के बारे में पूछने लगते हैं। ये तक कहते हैं कि यंग ने नानी को मार दिया है। किसी को शक ना हो इसलिए इब्लिस नानी का रूप बनाकर वीडियो कॉल करता है। तब जाकर सब कुछ ठीक होता है। इब्लिस खुद अपनी तारीफ करने लगता है, पर यंग उसे शैतान बोल देती है। इससे उसे काफी बुरा भी लगता है। वहीं बैंक वाली लड़की के खाते में यंग के पैसे निकालने की लिमिट होती है, तो वो दूसरी विश में जिनी से यंग की ट्रांसफर लिमिट मैक्स करने को बोलती है। तभी यंग आकर खुद ट्रांसफर लिमिट बढ़वा लेती है। बैंक वाली के पास और पैसे आने लगते हैं, जिससे वो बहुत खुश थी और उसने एक ब्रांडेड बैग भी ऑर्डर
कर दिया। दूसरी तरफ यंग चिराग के नीचे अरबी में कुछ लिखा देखती है। ट्रांसलेट करने पर पता चलता है कि चिराग तो जिनी के कैद होने से 20 साल पहले ही बन गया था। अब बैंक का मैनेजर ग्योंग से सवाल करता है, आखिर तुम्हारे खाते में यंग के पैसे क्यों आ रहे हैं? इस पर वो मैनेजर से कहती है, मुझसे नहीं, यंग से सवाल करिए। वहीं हम रहस्यमयी बच्चे खालिद को देखते हैं जो इब्लिस के भाई शादी को कहता है, मैंने आपकी दी बुक पढ़ ली। यंग इजराइल के पास यह जानने चली जाती है कि उसकी पहली मौत कैसे हुई थी। कहानी शुरू होती है जहाँ कई किडनैपर्स बच्चों को ले जा रहे थे, तभी खूंखार कुत्ते सब पर हमला करते हैं। छोटी यंग सीधा चिराग पर गिरती है। जिनी बाहर आता है और 3 ख्वाहिशें पूछता है। यंग पहली ख्वाहिश में सभी बच्चों को बचाने और अपने दोस्त की लंबी उम्र की ख्वाहिश करती है। जिनी पहले सभी कुत्तों को भगाता है और फिर उस लड़के की उम्र बढ़ाने के लिए सभी किडनैपर्स को मारकर उनकी उम्र उस लड़के को दे देता है। दूसरी विश में वो बच्चों के किडनैप होने के प्रोसेस को बंद करने को बोलती है। जिनी सभी किडनैपर्स को जान से मारकर सारे रास्ते बंद कर देता है। तभी इजराइल उसे बताता है, तुम्हारी विश की वजह से कई लोग मारे गए। ये जानते ही यंग टूट जाती है। उसने तो किसी की मौत नहीं मांगी थी, वो बस आजादी चाहती थी। इसीलिए तीसरी विश में वो खुद को और जिनी को इस काम के लिए सजा देने को कहती है। उसके बाद यंग मर जाती है। उसकी मौत पर इब्लिस काफी दुखी था और उसकी नेक ख्वाहिश की वजह से वो इब्लिस रेत में दफन हो जाता है। यंग भी देखती है कि इब्लिस उसकी मौत पर दुखी था। यंग जब इब्लिस की परछाई छूती है, दूसरी ओर इब्लिस को भी पुरानी यादें दिखने लगती हैं। यहाँ पर यंग इजराइल को एक मुक्का मार देती है और कहती है, तुम भी वहीं थे, तुम मदद कर सकते थे लेकिन नहीं किया। वहीं सुपरमार्केट वाली औरत को डायरेक्टर्स काम से निकाल देते हैं क्योंकि उसकी वजह से पूरा शॉप घाटे में चल रहा था। उसके बाद यूट्यूबर की बारी थी। उसका चैनल कुछ ठीक नहीं चल रहा था और वो चाहता था कि कुछ वायरल हो जाए। तभी उसके फोन में जिनी का नोटिफिकेशन आता है। वो उस पर क्लिक करता है और मजाक में अपनी पहली विश में वीडियो हिट करने की मांग करता है। अचानक वो लाइव स्ट्रीम के साथ जंगल में पहुंच जाता है। लाइव शो में ही उसे जंगल में जमीन में दफन एक लाश मिलती है। सच में यह वीडियो उसकी हिट हो जाती है। गांव में लाश मिलने की सनसनी फैल जाती है। कुछ लोग तो यह कहते हैं कि उसे यंग ने मारा है क्योंकि लोग उसे पहले से ही साइको समझते थे। उसकी नानी जब लोगों से यह खबर और बातें सुनती हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। तभी हम सांगते को देखते हैं। उसे अचानक चिराग मिल जाता है। तुरंत जिनी प्रकट होता है। सांगते अपनी दूसरी विश में 20 साल पीछे जाता है, पर उसे रात में जाना था लेकिन ये दिन था। इस पर सांगते जिनी को गालियां देने लगता है। वहीं छोटी यंग भी दिखती है। सांगते उसे साइको बोलता है तो इब्लिस उसे घुमाकर दे मारता है। उसके बाद रात में हमें पता चलता है कि सांगते ने किसी लड़की को जान से मारकर उसके बाल रंगे थे। ये वही लड़की थी जो उस यूट्यूबर को मिली थी। वो यह देखने आया था कि मर्डर करते हुए किसी ने उसे देखा तो नहीं, पर उसकी माँ ने देखा था, लेकिन वो किसी को कभी कुछ नहीं बताती। ये सारी बातें जिनी यंग को बताता है। आखिर में वो सांगते को जरूर फंसाएगी। इसके बाद यहाँ पर यंग कहती है, अब वो सब कुछ करने को तैयार हो जिससे तुम जीता सको, और ये वो खुशी खुशी बोलती है। ये बात सुनकर जिनी के दिल में उसके लिए फीलिंग्स जाग जाती हैं और वो उसके ख्वाब देखने लगता है। वहीं हम इब्लिस के भाई शादी को देखते हैं जो अपने गाने से गांव के हर एक को सुला देता है और चिराग में जाकर जिनी के हाथ बांध देता है। सुबह जब सबको यह पता चलता है तो सभी हैरान थे, लेकिन यंग उसे आसानी से खोल देती है जो कोई नहीं कर पाता। इब्लिस इजराइल से पूछता है, आखिर उसने मुझे क्यों बांधा? तब हमें पता चलता है कि शादी किसी का गुलाम है और उसका मालिक और कोई नहीं बल्कि वही लड़का है जिसकी उम्र छोटी यंग के ख्वाहिश मांगने पर उसने बढ़ाई थी। असल में वो लड़का जिनी का मालिक बनना चाहता था और सारे जिनी को गुलाम बनाना चाहता था। उसके पास जादुई रस्सी थी जो किसी भी जिनी को बांध सकती है। इस पर शहीद कहता है, ऐसा मत करो वरना इब्लिस तुम्हें मार देगा। यंग जब नानी के हाथ में रस्सी को बांधती है तो वो उसे आराम से खोल पा रही थी। यानी ये रस्सी सिर्फ इंसानों पर ही काम नहीं करती। रात में यंग सांगते को उस लड़की के बाल दिखाकर बोलती है जो उसकी गाड़ी से मिली थी, मुझे पता है उस लड़की को तुमने ही मारा है। इतना सुनते ही उसकी हवा टाइट हो जाती है। पर यंग कहती है, तुम्हें तो ठीक से किसी को मारना भी नहीं आता। अगर तुमने अपने खिलाफ सारे सबूत मिटा लिए तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। सांगते तो पूरा खुश हो जाता है, पर यंग उसे अपनी चाल में फंसा रही थी। यंग इब्लिस से चिराग पर लिखे शब्दों के बारे में पूछती है, पर उसके कुछ भी नहीं पता था। यानी चिराग में फंसने से पहले के 20 साल पहले उसने क्या किया था। इब्लिस को कुछ भी याद नहीं था। अब यंग और इब्लिस दुबई जाकर दूसरे जिनी से उन सालों के बारे में जानना चाहते थे। दुबई जाने की बात सिर्फ
2 लोगों की थी, पर अब सारी टीम तैयार थी दुबई जाने को। दुबई आते ही इब्लिस उसे एक चिराग के पास लाता है और अंदर से जीनिया निकलती है जो इब्लिस की एक्स है। उसके आते ही यंग वहाँ से निकल जाती है। जीनिया उसे अपने चिराग में लाती है और मिलने का कारण जानना चाहती है। इब्लिस पूछती है, उन 20 सालों के बारे में बताओ जो मैं भूल गया हूँ। जीनिया बताती है कि उसने यानी इब्लिस ने यंग के लिए पिछले जन्म में उसके लिए एक पूरा शहर तबाह कर दिया था, पर ऐसा क्यों किया था ये बात वो नहीं बताती और भगा देती है। अगले सीन में इजराइल अपनी सेवक की बोलने की शक्ति छीन लेता है क्योंकि उसने इजराइल से पूछे बगैर जीनिया का पता इब्लिस को दिया था। वहीं दुबई शहर में जहाँ इब्लिस ने तबाही मचाई थी, उसकी तलवार वहाँ खड़ी हुई थी जो अब एक ऐतिहासिक चौक बन चुकी थी। यंग अब नानी को उनकी बेटी को दूर से ही दिखा देती है। नानी अपनी बेटी को देखकर रो पड़ती हैं। अब अगले सीन में मैनेजर जिनी से अपनी आखिरी विश मांगती है कि वो पहले की मांगी गई 2 विश जिनी भूल जाए, पर ऐसा नहीं होता और उसकी विश बर्बाद हो जाती है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि 3 विश पूरी होने के बाद जिनी का मालिक जिनी के बारे में सब भूल जाता है। ये सारी बातें वो यंग को बताता है जिसे वो सोच में पड़ जाती। अगर उसने भी तीसरी विश मांगी तो वो इब्लिस को भूल जाएगी, लेकिन जिनी किसी को नहीं भूलता। रूटीन के हिसाब से यंग हाइकिंग के लिए गई थी, तभी उसका वही दोस्त पीछे से आकर कहता है, तुम्हारी कितनी विश बची है, उसे मेरे लिए मांग दो। पर यंग नहीं करती तो वो उसे पहाड़ से धक्का दे देती है, मगर उसके नीचे गिरने के बीच में ही जिनी उसे बचा लेता है। उसने जिनी से खुद को बचाने की विश नहीं मांगी क्योंकि वो उसे इब्लिस को नहीं भूलना चाहती है। इस आदमी को किसी और ने नहीं, खालिद ने भेजा था। इब्लिस को इतना गुस्सा आता है कि वो उस आदमी को मार ही देता है। अब इब्लिस अपने एक और भाई के पास जाता है जिसके पास सभी अमर आत्माओं के फूल हैं। इब्लिस उससे एक और अमर आत्मा के बारे में पूछता है जिसके बारे में वो भूल गया है। उसका भाई खालिद की कहानी सुनाता है जो कि शादी का बेटा था, जो आधा जिनी और आधा इंसान था, जिससे उसके पास इंसानों जैसी बीमारी भी थी। तभी एक दिन शादी को वही अमर लड़का मिला और शादी ने अपने बेटे और उस अमर लड़के की आत्मा इब्लिस के भाई के पास जाकर बदलवा दी। खालिद अमर हो गया, पर इस कारण उसके सारे फूल सूख गए। वहाँ सिर्फ एक फूल बचा था, खालिद का। इजराइल नानी के पास जाता है और उन्हें कहता है, तुम भले ही जवान हो गई हो, पर तुम्हारी मौत निर्धारित समय पर ही होगी, जिस दिन बगीचे के फूल खिलेंगे। यंग के सारे पैसे अकाउंट में वापस आ गए थे और अब उसने अपने सारे पैसे बैंक से निकलवा लिए। इब्लिस अब शादी के पास जाता है और कहता है, अपने बेटे को रोक लो, अगर उसने मेरा मालिक बनने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। रात में कई गुंडे यंग से उसके पैसे चुराने आ जाते हैं और उस पर हाथ तक उठा देते हैं। तभी इब्लिस आता है और सभी को जहन्नुम ले जाता है। सभी चोरों की हालत खराब हो जाती है। अब वो कुत्ता जो इंसान बना था, वो अपनी तीसरी विश में वापस कुत्ता बनने की मांग करता है क्योंकि उसे अपने पुराने मालिक मिल चुके थे और वो अपने पुराने मालिक के पास कुत्ता बनकर ही जाना चाहता था। इससे पता चलता है कि कुत्ते वफादार तो होते हैं। चिराग में यंग को हर जगह अरबी में लिखा हुआ दिखता है जो इब्लिस को नहीं दिख रहा था, जो कि इब्लिस ने खुद ही लिखा था उन 20 सालों में जो वो भूल गया है। उसमें ज्यादातर हबीबी और यंग के साथ बिताए पल के बारे में लिखा हुआ था। अब दोनों अपना पास्ट जानने के लिए तीनों को सामने लाते हैं, पर कोई कुछ नहीं बताता। वो इरेन से सवाल करता है क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए वो अपनी जीभ काट लेती है। इजराइल तो कुछ न बताने के डर से भाग ही जाता है। ये बात तो साफ हो गई थी कि ये लोग कुछ न कुछ छुपा रहे थे। तभी सांगते उसे बुलाता है। जाने से पहले यंग एक बुक में वो सब कुछ लिख देती है जो अभी तक हुआ है और उस बुक को पास्ट की यंग को देने को इब्लिस से कहती है। अब सांगते आखिरी विश में दोबारा पास्ट में जाकर उस लड़की को मारना चाहता था और जिनी ऐसा ही करता है। जब वो पास्ट में जाता है तो वो बुक पास्ट की यंग को दे देता है। बुक पढ़कर वो पास्ट की यंग समझ जाती है कि सांगते लड़की को मारने वाला है। वो सीधे डंडा उठाती है और जिनी उसे वहाँ ले जाता है। सांगते लड़की को मारने लगता है और उसका सिर फोड़ देता है कि तभी यंग आकर उसे डंडे से मारना शुरू कर देती है। जिनी तो डर जाता है। पुलिस बाद में सांगते को पकड़ लेती है। इब्लिस दोबारा प्रेजेंट टाइम में आता है और सीधा यंग को किस कर लेता है और कहता है, मैं हमारी सारी यादें ढूंढ लूंगा, क्योंकि उस चिराग में सबसे ज्यादा उसने हबीबी लिखा था, जिसका मतलब होता है मेरा प्यार या कोई प्रियजन। वहीं यूट्यूबर लड़का अपनी बीवी को जीनी के बारे में सब कुछ बता देता है। उसकी बीवी कहती है कि अभी 2 ख्वाहिशें बची हैं, तो सबसे अमीर बनने की विश मांग लो। दोनों तय करने लगते हैं कि क्या मांगे। तभी अचानक लड़की कहती है कि उसके पापा को कैंसर है, तो क्यों ना उन्हें ठीक करने की विश मांग ली जाए। लेकिन लड़का ऐसा करने से इनकार कर देता है। इस पर लड़की उसे सेल्फिश कहकर निकल जाती है। वहीं इब्लिस, यंग और नानी तीनों एक साथ खाते हैं, पर यंग इब्लिस को खाने ही नहीं देती और बार बार उसका खाना छीन लेती है। जब वे चिराग को देखते हैं
तो सभी लिखे शब्दों को हाईलाइट करने पर अधिकतर हबीबी ही लिखा मिलता है। नानी अब मरने से पहले यंग के लिए कई चीजें तैयार कर देती हैं और उस पेड़ की तरफ घूरती रहती हैं। यंग को कुछ और सवालों के जवाब चाहिए थे, इसीलिए वह दोबारा दुबई जाती है और जीनिया को बुलाने लगती है, पर वो बाहर ही नहीं आती। तभी कुछ गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं। भागते हुए जब रास्ता खत्म हो जाता है तभी जीनिया आकर उसे बचा लेती है। यंग उससे पूछती है, उसने चिराग में हबीबी किसके लिए लिखा था, मेरे लिए या तुम्हारे लिए? इस पर वह कहती है, उसने तुम्हारे लिए पूरा शहर तबाह कर दिया था, तो यह तुम्हारे लिए ही लिखा था। अब यंग के पीछे इब्लीस भी दुबई आ चुका था। वहीं यूट्यूबर की वाइफ अपना चैनल डिलीट कर देती है। वह चाहती है कि उसका पति चैनल रिकवरी के लिए जीनी से विश मांगे, पर वह ऐसा नहीं करता। उल्टा वह अपनी दूसरी विश में यह मांगता है कि उसकी वाइफ जीनी और ख्वाहिश के बारे में सब भूल जाए। अब नानी की दोस्त को जवान नानी के काम करने के तरीके से शक होता है। जब वह नानी को कॉल लगाती है तो फोन बंद मिलता है, जिससे उसे और शक होता है। इसलिए वह रात में उनके घर जाती है और उसे खाने में नानी के हाथों का स्वाद मिलता है। तभी नानी आती है। उनकी सहेली जब उनके कंधे का तिल देखती है तो सब समझ जाती है कि वह जवान हो गई है। वह काला जादू बोलकर वहाँ से निकल जाती है। वहीं खालिद को भी यह पता चल जाता है और वह नानी की सहेली को मारने के लिए किसी को भेज देता है ताकि जीनी के बारे में किसी को पता न चले। दुबई में वे एक जगह आकर साथ में डिनर करने लगते हैं। यंग अपने पिछले जन्म जैसी दिखने वाली ड्रेस पहनती है, जिसके बाद दोनों डांस करते हैं। जब यंग चेंज करने जाती है तब इब्लीस पानी में हुनबिस को मशाल ले जाते हुए देखता है। अब इब्लीस को अपने भूले हुए 20 साल याद आने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जब छोटी यंग ने जा वाली तीसरी विश मांगी थी तब इब्लीस को सजा नहीं मिली थी। उसकी मुलाकात 20 साल बाद बड़ी यंग से होती है, जो उस रात ये भी नहीं मरी थी और अब बाजार में खजूर बेच रही थी। जीनी उसके पास रुकता है, लेकिन यंग उसे पहचान नहीं पाती। उसे रोकने के लिए वो पैसे देकर उसके सारे खजूर खरीद लेता है। वहाँ पर यंग सिक्के को दांत से चेक करती है। ये तो कड़क माल है। जीनी खजूर तो नहीं लेता, लेकिन उसे दोबारा यह जरूर बता देता है कि वो जीनी है। रात में यंग अपने खजूर कई गरीबों में बांट देती है। अगले दिन वो सारे सोने के सिक्के लेकर ऊंट खरीदने जाती है, क्योंकि उसे कोरिया वापस जाना है। तभी कुछ गुंडे उसका पैसा छीनने लगते हैं और उसे मारते भी हैं, लेकिन अचानक इब्लीस गुंडों को मार देता है। यह बात यंग को ठीक नहीं लगती कि कुछ पैसों के लिए इंसान को मार देना पाप है। रात में इब्लीस यंग को मनाता है और बताता है कि उसे कोरिया जाने का रास्ता पता है और वो उसे ले जाएगा। तब जाकर लड़की मानती है। अगले दिन यंग शादी के बेटे खालिद के पास जाती है, जो आधा जीनी और आधा इंसान है। यंग उसके बीमारी के लिए जड़ी बूटियां लाई थी। यहाँ पर खालिद इब्लीस से पूरा जीनी बनने की ख्वाहिश मांगता है और बदले में जीनी को बांधने वाला धागा देने का वादा करता है, पर इब्लीस ख्वाहिश पूरी नहीं करता। इब्लीस यंग को चिराग में लाता है। यहाँ उसे एहसास हो जाता है कि उसे यंग से प्यार है। इसके लिए वो इजराइल के पंख चुरा लेता है और चिराग में अपनी सारी फीलिंग्स लिख देता है। अगले सीन में जीनी को एक नया मालिक मिलता है। ये वही होता है जो कई साल पहले यंग और कई बच्चों को किडनैप कर ले गया था। अपनी पहली विश में वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। अमीर बनने के बाद भी लोग उसे नीच और घिनौनी नजर से देखते हैं, इसलिए वो अपनी दूसरी विश में उन सभी लोगों को मरवा देता है जो उसे नीच और घिनौना समझते हैं। अब उस आदमी की मुलाकात यंग से होती है। चूँकि यंग ने उसे खजूर खाए थे, तो अब वो उससे कहता है, तुम जितना पैसा मांगो उतना दूंगा। पर यंग को कुछ नहीं चाहिए था। यहाँ पर उस आदमी का ईगो हर्ट हो जाता है। रात में अब यंग कोरिया जाने के लिए तैयार थी और वो इब्लीस से भी साथ चलने की रिक्वेस्ट करती है और वह भी तैयार था। तभी वो किडनैपर इब्लीस को बुलाता है और अपनी आखिरी ख्वाहिश मांगता है। वो कहता है, उस लड़की को मेरा बना दो जिसे मैं पैसों से भी नहीं खरीद पाया। विश पूरी होती है और यंग अचानक वहाँ आ जाती है। इब्लीस घबरा जाता है, पर किडनैपर के आदमी यंग को फौरन पकड़ लेते हैं। इब्लीस गुस्से में कई लोगों को मार गिराता है, लेकिन तभी खालिद, जो अब उस अमर लड़के के शरीर में जा चुका था, वो जिनी को जंजीरों में बांध देता है और फिर वो सबके सामने ये राज खोल देता है कि जिनी और यंग एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनते ही किडनैपर गुस्से से पागल हो जाता है। वो यंग को मारते हुए चिल्लाता है, अगर मेरी नहीं तो किसी की नहीं हो सकती। जिनी यंग को अपने आखिरी पलों में गोद में उठा लेता है। वो अपना चिराग लोगों के आगे रखकर भीख मांगता है, मैं तुम सबकी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, बस कोई एक ख्वाहिश में इसकी जान बचाने को कह दो। लेकिन एक आदमी आगे आता है और चिराग उठाता है, पर वो अपनी पहली विश में यंग की जान नहीं बल्कि खुद के लिए सबसे अमीर होने का वरदान मांगता है। जिनी गिड़गिड़ाता है, मिन्नतें करता है कि
अगली विश में उसकी जान मांग लो। लेकिन वो आदमी दूसरी विश में और सोना मांगता है और तीसरी विश में सोने की बारिश। और इन्हीं सब के बीच यंग इब्लीस की गोद में ही अपना दम तोड़ देती है। लेकिन मरते मरते वो जिनी की रस्सियां खोल जाती है। अब जिनी आजाद था और गुस्से से भरा हुआ। वो पहले उस किडनैपर को मारता है और उसके बाद पूरे शहर को आंधी तूफान से हर एक को खत्म कर देता है। लेकिन जिनी वो अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने भगवान से अपने लिए सजा मांगी और वो खुद रेत में दफन हो गया। पर दफन होने से पहले उसने भगवान से एक आखिरी ख्वाहिश मांगी थी कि अगले जन्म में उसे यंग से एक बार फिर मिलाया जाए। ये सारी कहानी जिनी को हुनबिस ने याद दिलाई थी। ये वही था जिसे जीनी ने असली में जंग की विश में अमर किया था और यही हुनबिस की आत्मा मुक्त हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। नानी की दोस्त सभी को ये दिखाने लाती है कि नानी फिर से जवान हो गई है। लेकिन नानी घर पर नहीं थी। वो दूर मिंजी के साथ ये सब देख रही थी। अब वो नानी की दोस्त नानी को ढूंढने के लिए खेत की तरफ जा रही थी कि तभी एक कार उसे जोर से टक्कर मार देती है। उसकी मौत हो जाती है और ये कार खालिद का आदमी चला रहा था। यूट्यूबर की वाइफ जिनी की याद के साथ साथ चैनल रिकवरी पासवर्ड भी भूल गई थी। अगले दिन उसे पता चलता है कि उसके पापा का कैंसर ठीक हो गया है, जो यूट्यूबर की तीसरी विश थी। अब उन्हें पासवर्ड भी पता चल जाता है। यंग अब नानी और मिंजी को लेकर चिराग में आती है और शहीद उनका ख्याल रखता है। यंग अब अपने सारे पैसे ले जाकर बैंक वाली लड़की को देती है और उसे उसकी आखिरी ख्वाहिश अपने लिए मांगने को कहती है। खालिद शादी को अपने गाने से सभी को सुलाने को कहता है और फिर खुद के कान खराब कर लेता है ताकि वो कहीं सो न जाए। पर तभी इब्लिस शादी को बचाने आ जाकर खुद फंस जाता है। यहाँ पर खालिद अपने ही अब्बू शादी को मार देता है और खालिद यंग के पास जाकर इब्लिस का चिराग मांगता है। जैसे ही वो उसे मारता है यंग गायब हो जाती है, क्योंकि ये बैंक वाली आखिरी ख्वाहिश थी। यंग अब सीधा इब्लिस के पास पहुँचती है और उसे आजाद कर देती है। इब्लिस अब सारे धागे लेकर आखिरी अमर फूल के पास जाता है। अब खालिद और बाकी लोग वापस आ चुके थे। तभी इजराइल की गुलाम इब्लिस का चिराग खालिद को दे देती है। तभी अंदर से शहीद निकलता है और सभी पर हमला करना शुरू कर देता है। फिर खालिद चिराग में जाता है और नानी और मिंजी को बाहर निकाल लेता है। खालिद के लोग नानी को पकड़ लेते हैं और यंग को बुलाने के लिए कहते हैं। तभी एक गुंडा मिंजी पर गोली चला देता है, लेकिन नानी बीच में आ जाती है। शहीद उन्हें बचाने जाता है और खालिद पर हमला करता है, पर वो भी मारा जाता है। ये सीन मुझे बहुत खराब लगता है। सीरीज का कॉमेडियन कैरेक्टर मारा जाता है और अब नानी उन्हें याद आता है कि जब वो कपड़े सुखा रही थी तब इब्लिस की क्लिप उस पेड़ का फूल बन गई थी, जो कि एक इशारा था। और यहाँ पर नानी की भी मौत हो जाती है। यंग अब बाहर आकर नानी को मरा हुआ देखती है और टूट जाती है। खालिद उसे अपने लिए विश मांगने को धमकी देता है, नहीं तो मिंजी भी मरेगी। तभी सरपंच और उनके साथी वहाँ आ जाते हैं और सभी लोगों से जम कर लड़ते हैं। खालिद अब तहखाने में यंग को पकड़ लेता है और इब्लिस को बुलाने को कहता है और उसे मारने ही वाला था। दूसरी ओर इब्लिस अमर फूल काटने पहुँचा था। तभी इजराइल उसे रोकने आ जाता है। दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में इब्लिस इजराइल का पंख काट देता है। उसके बाद वो अमर फूल भी काट देता है। उस फूल के कटते ही खालिद राख बन जाता है और वो भी मारा जाता है। एक ही यंग को मारने जाती है, पर इब्लिस उसे दूर फेंक देता है। यंग भागते हुए नानी के पास जाती है, पर अब नानी सच में मर गई थी। इससे यंग पूरी तरह टूट जाती है। उनके फ्यूनरल के दिन यंग के अंदर इमोशन नहीं होने की वजह से उसकी आंख से एक बूंद आंसू भी नहीं निकलता है और अब इब्लिस भी उसके साथ नहीं था। जंग को उसकी नानी के लिखे कई लेटर्स मिलते हैं, जिसमें लिखा था कि मेरे जाने के बाद खुद को संभाल लेना। तभी बैंक वाली लड़की आती है और जंग का पैसा लौटा देती है। यंग उसे खेत में दफना देती है। इब्लिस चिराग से बाहर नहीं आता, बहुत बार घिसने पर भी। इसलिए वो दोबारा से दुबई जाकर इब्लिस को चिल्ला चिल्ला कर बुलाती है। आखिर में इब्लिस को आना ही पड़ता है। यंग यहाँ पर अपनी आखिरी विश मांगती है कि वो यंग के अंदर सारे इमोशन फील करने की ख्वाहिश मांगती है। इसके साथ ही इब्लिस उसके सामने अपना सिर झुका देता है और इजराइल के सामने घुटने टेक देता है। इजराइल शर्त के अनुसार उसका सिर काट देता है। यहाँ इब्लीस की भी कहानी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ यंग अब सब कुछ महसूस करती है। नानी का प्यार, उनका रोना, उनका दुहक और मिंजी की दोस्ती, घूमना, खाना खाना और आखिर में इजराइल की गुलाम आकर उसे इब्लिस के बारे में सब कुछ दोबारा से याद दिलाती है, क्योंकि 3 ख्वाहिशों के बाद वो सब भूल गई थी। इब्लिस का प्यार और उससे बिछड़ना वो सहन नहीं कर पाती और इतना ज्यादा रोती है कि वो वहीं रेगिस्तान में मर जाती है। जी हाँ, यंग भी अब मर जाती है। एम्बेसी उसकी बॉडी मिंजी और सभी के पास भेज देती है और उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। मिंजी अस्थियों के पास रो रही थी। जैसे ही वो वास छूती है, यंग इस बार जिनी के रूप में सामने आती है और वही बात कहती है, 3 ख्वाहिशें मांगना। पहले तो उसे समझ नहीं आता ये मर तो कैसे सामने आई। खैर, मिंजी की फर्स्ट विश जंग के साथ हर बुधवार खाना खाना थी। दूसरी, छोटे जरूरतमंद बच्चों को उसके दांत के क्लिनिक पहुंचाना, जो कि दोनों पूरी हो जाती हैं। यंग अपने गैराज में दोबारा काम पर लग जाती है, पर लोग उसे पहचान नहीं पाते
पाते हैं। मिंजी अपनी तीसरी विश में जंग को उसका प्यार मिल जाने को कहती है और अब वो भी जिनी बनी यंग को भूल जाती है। उसके बाद जंग अपने अंदाज में खड़ी होती है कि इब्लिस उसे किस कर लेता है और पता चलता है कि नानी ने इजराइल को इतना परेशान कर दिया कि भगवान खुद नानी की बात मान गए और इब्लिस दोबारा जिंदा हो गया। इब्लिस खेत में काम करने के लिए लाइन में बैठ जाता है, पर यंग कहती है मैं तो काम नहीं करूंगी, मेरे पास पैसे हैं। वो वहीं जमीन से पैसे निकालती है। दोनों एक ही चिराग में रहते हैं और अब इब्लिस ने दोबारा अपने बाल लंबे कर उन्हें काट कर शहीद को दोबारा बनाकर जिंदा कर देता है। आखिर में काफी समय बीत जाता है। मिंजी वहीं थी जहाँ कभी यंग रेगिस्तान में बवंडर का डांस देख रही थी। इस बार सच में दोनों यंग और इब्लिस डांस कर रहे थे। तभी दोनों को उनके मालिक बुलाते हैं और यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।